कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लाइन, सर्कल्स और ट्रायंगल्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से समझेंगे। तो यूजुअली इसको ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल करके संबोधित किया जाता है हाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स में अपेरेंटली। एनीवे, सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सीखा होगा कि कार्टेशियन प्लेन में अगर दो पॉइंट्स हैं डिस्टिंक्ट, तो उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सेम चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करने वाले हैं। तो मान लेते हैं u और v दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उनके थ्रू एक यूनिक लाइन पास कर रही है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ऐसा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखना है, ऐसा एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या रादर एक अलजेब्राइक इक्वेशन लिखनी है जिसके सॉल्यूशंस आर एग्जैक्टली दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस लाइन पे लाई करते हो। ये करना है, ठीक है। तो ये लाइन बनी हुई है, इस पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं z। दो पॉसिबिलिटी हैं z या रादर तीन पॉसिबिलिटी हैं। z या तो u और v के सेम साइड में होगा, या फिर इन दोनों के बीच में होगा, या इन दोनों में से कोई एक होगा। ये तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक बार के लिए जो पहली दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको साथ में कवर करेंगे। तो z बी ऑन दिस लाइन, इस लाइन को l बोल देते हैं। तो z लाइन पे ले लेते हैं सच दैट z इज डिफरेंट फ्रॉम u एंड v, ठीक है। तो अगर z u और v के सेम साइड है तो z माइनस वी और z माइनस यू एक ही सीध में है, और अगर z u और v के बीच में है तो z माइनस वी और z माइनस यू उल्टी सीध में है। इन एनी केस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि वेल डिफाइंड है, क्योंकि z इज़ नॉट इक्वल टू u, क्योंकि z इज़ नॉट इक्वल टू u ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं। और चाहे z u और v के सेम साइड हो या बीच में हो, ये चीज़ रियल है, राइट। अगर सेम साइड में है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच का एंगल ज़ीरो है। ज़ीरो एंगल यानी कि इनके रेशियो का कुछ मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता। जो एंगल है या जो आर्ग्यूमेंट है इस रेशियो का वो ज़ीरो है, देयरफॉर इट इज़ अ रियल नंबर। और अगर z इन दोनों के बीच में है तो ये जो रेशियो है इसका आर्ग्यूमेंट इज़ माइनस पाई या पाई, जैसे भी आप बोलना चाहें, की बात है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को भूल जाइए, आर्ग्यूमेंट इज़ माइनस पाई या पाई, जो आपको अच्छा लगे। तो इन दैट केस ऑल्सो द रेशियो इज़ अ रियल नंबर, तो दिस इज़ रियल। कन्वर्सली अगर ये रियल है तो z या तो मतलब अगर ये रियल है अस्यूमिंग कि z u और v से डिफरेंट है, तो अस्यूमिंग z इज़ नॉट इक्वल टू u एंड z इज़ नॉट इक्वल टू v, अगर ये रियल है तो z इस लाइन पे लाई करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर z इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, सपोज z यहाँ पे लाई कर रहा है, तो z माइनस वी और z माइनस यू ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रेशियो लेंगे तो उसका कुछ नॉन ट्रिवियल आर्ग्यूमेंट है, वो ना पाए है ना ज़ीरो है, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी रियल। तो ये सिर्फ देन लिखने के बजाय ये इक्विवेलेंट हो गया। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सेम चीज़ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इज़ नॉट इक्वल टू u एंड z इज़ नॉट इक्वल टू v, then z lies on L if and only if, तब और केवल तब ये रेशियो रियल है। ये समझ में आना ज़रूरी है। जब तक ये बात समझ में नहीं आए आगे ना बढ़िए। इसको मैंने समझा दिया, पर अंततः सब कुछ खुद ही समझना होता है, ठीक है। तो ये रियल है, देयरफॉर z इज़ ऑन द लाइन इफ़ एंड ओनली इफ। मैं वापस लिख रहा हूँ, पर इस चीज़ को मैं ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट। कोई चीज़, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होता है? जब वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो अस्यूमिंग दिस, ये हाइपोथेसिस के साथ z लाइन पे लाए तभी करेगा जब ये रेशियो इसके बराबर है। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि z इज़ नॉट इक्वल टू u।
ठीक है, देयरफॉर z is in L if and only if this is equal to the conjugate of z minus v divided by the conjugate of z minus u. Therefore z is in L if and only if z minus v multiplied by z minus u conjugate is equal to z minus v conjugate multiplied by z minus u. ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस के साथ z लाइन पे तभी लाई करेगा, तब और केवल तब लाई करेगा जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। पर ये इक्वेशन तो v और u अपने आप ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन है ये v और u तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा मैं इसको समझा भी दूंगा पर खुद से ही समझना पड़ेगा। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z लाइज इन L इफ एंड ओनली इफ। तो ये जब आई डबल एफ लिखते हैं, जब ये चीज़ लिखते हैं, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। ये मुझे बता देना चाहिए था, राइट। तो इफ एंड ओनली इफ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। थोड़ी सटलिटी है, जब ये आर्ग्यूमेंट किया हमने यहाँ पे तो हमने ये मानते हुए किया कि z u और v से डिफरेंट है, तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। अगर z u और v से डिफरेंट है देन z लाइज ऑन L इफ़ एंड ओनली इफ दिस इज़ रियल। और फिर हमने थोड़ा अलजेब्रा करके ये डिड्यूस कर लिया। पर अब हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर क्लेम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो L पे तब और केवल तब लाई करेगा जब वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे दो केस बना लेते हैं, एक कि z u और v से डिफरेंट है, इन विच केस दिस इज़ ट्रू। अभी ये डायरेक्शन आर्ग्यू कर रहे हैं। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लाइन पर है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो z u और v से डिफरेंट है या फिर z u और v के बराबर है किसी एक के। ये केस में हम पहले ही आर्ग्यू कर चुके हैं कि z लाइन पे लाई कर रहा है और u और v से डिफरेंट है, तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो वो ये हमने कवर कर लिया। अब अगर z u और v में से दोनों में से कोई एक है तो भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड को भी ज़ीरो बनाएगा और राइट साइड को भी ज़ीरो बनाएगा। तो इफ़ z लाइज ऑन L देन दिस इज़ ट्रू। कन्वर्सली सपोज दिस इज़ ट्रू, तो हम इस डायरेक्शन को आर्ग्यू कर रहे हैं। सपोज दिस इज़ ट्रू, अगेन दो पॉसिबिलिटी हैं, z या तो u और v के बराबर है। अगर z v के बराबर है तो ये ट्रू हो ही गया, क्योंकि v तो लाइन पे है ही सही। z अगर u के बराबर है तो भी ये ट्रू हो गया, तो क्योंकि z लाइन पे है ही सही, सॉरी u लाइन पे है ही सही। तो मान लेते हैं कि z इज़ नॉट इक्वल टू u एंड z इज़ नॉट इक्वल टू v। पर इन विच केस फिर सेम चीज़, ये हम पहले आर्ग्यू कर चुके हैं। अगर ये चीज़ ट्रू है और z u और v से डिफरेंट है तो z लाइज ऑन द लाइन L, ये हम आर्ग्यू कर चुके हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया कि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो L पे तब और केवल तब लाई करेगा जब वो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। पर इसको थोड़ा सा सजा के रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो सो वी सी thus z lies on L if and only if लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है z माइनस वी टाइम्स z बार माइनस u बार इक्वल्स राइट साइड is z बार माइनस v बार टाइम्स z माइनस। तो some basic algebra. So z lies in L if and only if mod z square minus u bar z minus vz bar plus vu bar is equal to mod z square minus v bar z, या rather minus uz bar minus v bar z plus v bar u। ठीक है, तो अब mod z स्क्वायर और mod z स्क्वायर दोनों साइड है, तो इसको हटा देते हैं, कैंसिल हो गया। और थोड़ा रीशफल करते हैं, z के साथ एक टर्म यहाँ दिख रहा है और z के साथ एक टर्म यहाँ दिख रहा है, तो इसको इस साइड ले आते हैं। तो जब ये करेंगे तो ये प्लस साइन में बदल जाएगा, राइट। तो इधर आके वो प्लस साइन में बदला, पर कॉमन निकाल लेंगे। तो बहुत सारे अलजेब्राइक स्टेप्स में एक ही साथ कर दे रहा हूँ, ओके। और सिमिलरली z बार के साथ ये टर्म भी उधर लेके जाएंगे और ये प्लस बन जाएगा, पर फिर वही
तो कॉमन ले लेंगे z बार को, z बार कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, v माइनस यू v माइनस यू टाइम्स z बार प्लस वी यू बार, और उसको भी लेफ्ट साइड ले आते हैं तो दिस इज माइनस वी बार यू इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं है, बस इसी इक्वेशन को रीराइट किया है, तो वो आप खुद से करेंगे तो बेहतर है, शायद मैंने शफल ज़्यादा कर दिया तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एनीवे, तो अब बात ये है कि ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, वी यू बार माइनस वी बार यू इज़ अ प्योरली इमेजिनरी नंबर सिंपली बिकॉज वॉट एवर दिस इज़ उसका कॉन्जुगेट ये है। मुझे इसे रियल बनाना है, फॉर वॉट एवर रीज़न मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक रियल नंबर दिखे, तो मैं बोथ साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बोथ साइड यहीं पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आयोटा आयोटा आयोटा। ठीक है, और ये कोई गंदी सी चीज़ है, इसको मैं आर बोल दूंगा, सो दिस इज आर, दिस इज सम रियल नंबर आर। ये चीज़ प्योरली इमेजिनरी थी, ये चीज़ प्योरली इमेजिनरी थी, तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करके मैंने उसे प्योरली रियल बना दिया, और अब मैं उसे आर बोलूँगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन के बजाय मैं प्लस साइन देखना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस, कुछ फ़र्क नहीं हुआ। पर अब अगर इसको मैं कुछ बोल दूँ, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वॉट एवर दिस इज, उसका कॉन्जुगेट ये है, राइट? तो इसको मैं W बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं W बोलूँगा। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है कि Z लाइज इन L इफ एंड ओनली एस W बार Z प्लस WZ बार प्लस R इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला मतलब इक्वेशन ऑफ द लाइन, रादर इक्वेशन ऑफ द लाइन में आयोटा वायोटा की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लिख दिया, उसमें कुछ बुराई नहीं है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ द लाइन, बस हमने कुछ नोटेशनल चेंजेस करके उसको इस फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे ये एक रियल नंबर है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसका कॉन्जुगेट यहाँ दिख रहा है। Z बार के साथ जो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड है उसका कॉन्जुगेट Z के साथ एसोसिएटेड है, और यहाँ एक रियल नंबर है। ठीक है, तो U और V अगर दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये है, जहाँ पे R इज़ दैट एक्सप्रेशन और W इज़ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं। मुझे याद नहीं रहने वाला ये फॉर्मूला, ये कि U और V से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होती है, मुझे कभी याद नहीं रहने वाला। कभी ज़रूरत होगी तो मैं तो अपने नोट्स में देख लूँगा। अब एग्ज़ाम में शायद, मुझे नहीं पता आपको याद रखने की ज़रूरत है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि याद रखने की ज़रूरत है। तो फॉर्मूला काम का है, बार बार डिराइव करते रहने में समय बर्बाद होता है, पर जब ज़रूरत हो तो बस या तो खुद से डिराइव कर लें या फिर देख लें किताब में, नोट्स में। ओके, तो ये जो फॉर्म है ये ज़रूरी है, हम इस फॉर्म को ही प्रिजर्व करेंगे, मतलब आगे का जो डिस्कशन है कि एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर जो Z बार के साथ एसोसिएटेड है उसी का कॉन्जुगेट Z के साथ एसोसिएटेड है। ऐसी चीज़ यहाँ पे ये नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। W इज़ नॉन ज़ीरो बिकॉज U और V वर डिफरेंट, W इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट? तो U और V से पास होने वाली लाइन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, जहाँ पे R इज़ अ रियल नंबर, W इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो Z और Z बार के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं। ठीक है, तो नेचुरली अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस फॉर्म की हर चीज़ स्ट्रेट लाइन है? हमने देखा U और V से पास होने वाली लाइन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, पर क्या ज़रूरी है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर W, कोई भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर W में उठा लूँ, W इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, R इज़ अ रियल नंबर, तो ये जो इक्वेशन है क्या ये एक लाइन की इक्वेशन है? माने कि वो सारे जेड्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं क्या वो नेसेसरीली एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं? तो आंसर है हाँ, और लेट्स सी व्हाई। सो वी वांट टू शो दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, कि जब भी W एक नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर चुना जाए और R एक रियल नंबर चुना जाए, R ज़ीरो हो सकता है, जब भी ऐसा हो तो ये चीज़ एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, ये हमें सिद्ध करना है।
ओके, तो ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव करेंगे। ऑल राइट, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू जेड बार प्लस आर इक्वल 0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू बार जेड इज इक्वल टू माइनस आर। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है दिस इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू बार जेड, ये इसका कॉन्जुगेट है। सो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू बार जेड इज समथिंग इज माइनस आर बाई 2। ओके, और बोथ साइड, या ठीक है, मैं क्या करूँगा कि आई विल अस्यूम कि W यूनिट मैग्नीट्यूड का है। अगर नहीं है यूनिट मैग्नीट्यूड का तो बोथ साइड मॉड W से डिवाइड कर दें। यहाँ पे एक यूनिट मैग्नीट्यूड की चीज़ दिख जाएगी, यहाँ पे कोई दूसरा रियल नंबर दिख जाएगा, स्केल, राइट। बोथ साइड अगर मैं मॉड W से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ कोई दूसरा रियल नंबर आ गया और यहाँ पे एक यूनिट मैग्नीट्यूड का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। पर ये सब समझाने के लिए मैं डायरेक्टली मॉड W को 1 ले लेता हूँ, बाकी आप अपने लिए आर्ग्यू कर सकते हैं जब मॉड W 1 नहीं है। W नॉन ज़ीरो ये याद रखना होगा, तभी हम ये कर सकते हैं, तभी ये स्केलिंग वाली जो ट्रिक है या जो भी स्टेप है ये कर सकते हैं। ओके, तो W इज सम यूनिट मैग्नीट्यूड की चीज़, यानी कि अगर किसी चीज़ को W से मल्टीप्लाई करो तो वो एक रोटेशन है। लेट्स से W इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये W है यूनिट मैग्नीट्यूड का, ये थीटा है। तो W से मल्टीप्लाई करना यानी एंटी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट करना, W बार से मल्टीप्लाई करना यानी क्लॉकवाइज थीटा से रोटेट करना। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, Z इसको सेटिस्फाई करता है तब और केवल तब जब वो इसको सेटिस्फाई करता है। ये सब इक्विवेलेंट है, राइट। तो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका रियल पार्ट ये है? ठीक है, तो W को हम बाद में बना लेंगे फिर से। तो रियल मान लेते हैं, ये जो रियल नंबर यहाँ लिखा हुआ है माइनस आर बाई 2, वो यहाँ पे कहीं पे, दिस इज लेट्स से माइनस आर बाई 2। ठीक है, तो वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका रियल पार्ट माइनस आर बाई 2 है? वो एग्जैक्टली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं, राइट। इस वर्टिकल लाइन पे लाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एग्जैक्टली दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका रियल पार्ट माइनस आर बाई 2 है। ठीक है, तो अगर Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो उसे W बार से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है जो इस लाइन पे लाई करता है, राइट। क्योंकि W बार टाइम्स Z का रियल पार्ट इज माइनस आर बाई 2 और रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर माइनस आर बाई 2 है तो वो इस लाइन पे लाई करता है। तो हमने क्या डिड्यूस किया कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर Z एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको अगर W बार से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इस लाइन पे आ जाते हैं। यानी अगर उन्हें थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो वो इस लाइन पे आ जाते हैं। ऑल राइट, सो टू समराइज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इस लाइन को जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको अगर थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो वो इस लाइन पे आ जाते हैं। तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए कौन से? वो एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए जो इस लाइन पर लाई करते हैं और उनको जब थीटा से रोटेट कर दिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक से नहीं बोला मैंने। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हैं? जो थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट करने पर इस लाइन पे आ जाते हैं। इक्विवेलेंटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो हैं जो यहाँ पे कोई पॉइंट पिक कर कर थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर मिल जाते हैं, राइट। तो इस लाइन को अगर आप थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे वो एग्जैक्टली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पर अगर एक लाइन के पॉइंट्स को, अगर लाइन के हर पॉइंट को एक गिवन एंगल से रोटेट करेंगे तो भी एक लाइन ही मिलेगी, राइट। ये पूरी लाइन थीटा एंगल से रोटेट होकर एक लाइन ही तो बनेगी। तो एग्जैक्टली ये लाइन है इक्वेशन, या रादर एग्जैक्टली ये लाइन वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं।
तो ये एक लाइन की ही इक्वेशन है और इनफैक्ट हमने उसका ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। ये सारे आर्ग्यूमेंट में हमने मॉड डब्ल्यू को 1 माना था, पर वो आप एक छोटे से स्केलिंग ट्रिक जो यहाँ पे बताई गई उससे फिर जनरल में भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है, ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट हुआ ये समझना ज़रूरी है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमको अब पता चल गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किस फॉर्म की होती है। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म है। एक हम ये भी पढ़ते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पर ये पूरी तरह से जनरल नहीं होता क्योंकि एम इन्फिनिट तो रख नहीं सकते, तो पूरी तरह से जनरल नहीं होता। पर द मोस्ट जनरल फॉर्म इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें नॉट बोथ ऑफ ए एंड बी आर 0। उसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का काउंटर पार्ट ये है कि द मोस्ट जनरल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस फॉर्म वेयर डब्ल्यू इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर इज अ रियल नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज हमारे पास दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं ए और बी, जैसे कि फिगर में दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो क्लियर है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाले पॉइंट्स आर एग्जैक्टली दोज जिनके लिए ये डिस्टेंस बराबर होती हो। तो वो पॉइंट z जो कि a और b से बराबर दूरी पर हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट्स हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखना तो मतलब हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पर हम उसको उस फॉर्म में लिखना चाहते हैं जिस फॉर्म में हमने अभी जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखी। बस ये तो दिस इज एन एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ, हार्डली ये कोई लेमा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोथ साइड स्क्वायर करने पर भी कुछ नहीं बदलेगा, एग्जैक्टली वही इक्वेशन है, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नॉन नेगेटिव एंटिटी, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे भी कुछ नहीं बदला। सो दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पर स्क्वायर करने से फ़ायदा क्या होता है कि इसको कॉन्जुगेट्स की मदद से अब लिखा जा सकता है। सो द लेफ्ट साइड इज दिस एक्सप्रेशन, द राइट साइड इज सिमिलर। फिर से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये अभी कैंसिल हो गया, मॉड जेड स्क्वायर कैंसिल, बाकी टर्म्स कलेक्ट कर देते हैं। तो हमें मिलेगा b बार माइनस a बार z माइनस या प्लस b माइनस a z बार प्लस मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में आ गया, ये w बार, ये w और ये r, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगेन याद रह जाए तो ठीक है, पर नहीं याद रह जाए तो डिराइव कर लें। ओके, अब क्राइटेरियन फॉर कोलिनियरिटी। तो डिटर्मिनेंट्स अगर नहीं पढ़ा तो ये कुछ नहीं, बस एक अलजेब्राइक तरीका है चीज़ों को लिखने का। आएंगे इस पे, ये क्या लिखा, अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है तो आपको पता है क्या लिखा हुआ है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तब सो दे आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, जब ये चीज़ 0 होती है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स या कुछ भी गिवन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कोलिनियर तब बोलेंगे इफ एक ऐसी लाइन है जो सबको कंटेन करती हो। तो यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ए बी और सी, हम ये भी नहीं कह रहे कि दे आर डिस्टिंक्ट और एनीथिंग, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स तीनों के तीनों बराबर भी हो सकते हैं। तो ये इनको कोलिनियर तब बोला जाएगा अगर ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट करती हो जिस पे ये तीनों ही लाए करते हों। तो ये एक अलजेब्राइक क्राइटेरियन है डिसाइड करने का कि कब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो बात ये है कि ओके, सो हियर इज द प्रूफ, इफ द पॉइंट्स आर नॉट पेयरवाइज डिस्टिंक्ट, ओके, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस दिस प्रूफ? तो assume collinearity, assume A B C are collinear, so there are 2 directions। जब भी ऐसा if and only if का स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे if and only if लिखा हुआ है, जब भी if and only if होता है तो 2 डायरेक्शंस होती हैं। एक कि जब आप लेफ्ट साइड एज्यूम करके राइट साइड प्रूव करते हो, और दूसरा होता है जब आप राइट साइड एज्यूम करके लेफ्ट साइड प्रूव करते हो। तो पहले हम ये लेफ्ट साइड एज्यूम कर रहे हैं कि assume A B C are collinear, assume ये तीनों कोलिनियर हैं,
हमें शो करना है कि ये चीज़ ज़ीरो है, और वो क्या चीज़ है अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा वो क्या चीज़ है, पता है तो पता ही है। ओके, सो देर आर टू केसेस, इफ़ A is equal to B or B is equal to C or C is equal to A, then तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ लिखी है क्या है। तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है? डिटर्मिनेंट्स जब भी होते हैं तो उनको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं कि ये फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो की वो लिखें, फिर ये इतना इतना भूल जाएं और अब इस पे फोकस करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें। सो बी बार माइनस सी बार। फिर फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री पर ये माइनस साइन के साथ, और फिर क्या करेंगे, इतना भूल जाएंगे और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप, तो बी माइनस सी, और फिर फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री पर इस बार प्लस साइन के साथ, तो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलता है। अब इतना भूल जाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप, सो बी सी बार माइनस सी बी बार। तो बस ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिखने का एक तरीका है डिटर्मिनेंट्स, और कुछ नहीं। तो ये वन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल राइट, तो अगर ए बी के बराबर है या बी सी के बराबर है या सी ए के बराबर है, यानी इन तीनों में से अगर कोई भी दो बराबर हैं तो ये अपने आप ही ज़ीरो आएगा। तो वो आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज बी इज़ इक्वल टू सी, सपोज बी इज़ इक्वल टू सी, तो ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। सिमिलरली अगर ए बी के बराबर होगा तो भी ये ज़ीरो ही आएगा। सो देन क्लियर, देन इट्स जस्ट अ सिंपल चेक कि वो चीज़ है। सो वी मे अस्यूम that without loss of generality we may assume that A, B and C are pairwise distinct. कहने का मतलब इन तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी दो बराबर है देन वी आर डन, तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियरिटी, हमने कोलिनियरिटी अज्यूम करी है, तो मतलब क्या हुआ कि द लाइन, वो लाइन जो ए और बी से पास हो रही है उस पर सी लाई कर रहा है। सो दस सी लाइज, या सबसे इजी तरीका इसको बोलने का होगा, दस ए लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी। ठीक है, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बस यही है कि ए लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी। क्योंकि सब पेयर वाइज डिस्टिंक्ट हैं, क्योंकि बी सी के बराबर नहीं है, तो देर इज़ वन यूनिक लाइन विच पासिस थ्रू बी एंड सी। तभी मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, क्योंकि बी और सी बराबर नहीं है, हमने मान लिया है। पर जो इक्वेशन है ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू बी एंड सी, वो हमने देखा कि दिस स्टेटमेंट इज सेम एज ए सैटिस्फाइज ये इक्वेशन की z टाइम्स b बार माइनस सी बार माइनस z बार b माइनस सी प्लस बी सी बार माइनस सी बी बार। राइट, इक्वेशन ऑफ द लाइन ये थी, वो हमने आयोटा से खेल किया था कुछ, पर दिस वॉज द एक्सप्रेशन जो हमें मिला था। तो ए इसको सेटिस्फाई करता है, विच मीन्स वॉट, एग्जैक्टली ये हो रहा है। अगर z की जगह पे ए लिख देंगे तो एग्जैक्टली ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये डायरेक्शन प्रूव हो गया। तो कन्वर्सली इसमें क्या होगा कि हम मानेंगे कि ये चीज़ ट्रू है, हमें प्रूव करना है ए बी एंड सी आर कोलिनियर। मैं लिखूँगा नहीं, फिर से वही बात है, अगर ए इज़ इक्वल टू बी या बी इज़ इक्वल टू सी या सी इज़ इक्वल टू ए, तो ए बी और सी तो कोलिनियर हो ही गए, क्योंकि अगर इन तीन में से कोई भी दो पॉइंट्स बराबर हो गए तो टोटल मिला के ये 3 पॉइंट्स नहीं, ये 2 ही पॉइंट्स हैं। किन्हीं भी 2 पॉइंट से एक लाइन तो पास कराई जा सकती है। तो वैक्यूअसली ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो हम मान सकते हैं कि ए बी एंड सी आर पेयरवाइज डिस्टिंक्ट। अगर तो इन पर्टिकुलर बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट, बी और सी सेम नहीं है। पर अगर बी और सी सेम नहीं है और ये इक्वेशन हम ट्रू मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब एग्जैक्टली वही हो गया कि ए सैटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through B and C, which means A, B and C are collinear. So कन्वर्स वाला आप खुद से भर सकते हैं। तो ये एक अलजेब्राइक क्राइटेरियन है डिसाइड करने का कि कब 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ओके ग्रेट। और इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, तो अब
4 पॉइंट्स हैं, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ए बी सी एंड डी। ए और बी डिस्टिंक्ट हैं और सी एंड डी डिस्टिंक्ट हैं। सो दैट ए और बी से पास होने वाली कोई एक लाइन है और सी और डी से पास होने वाली कोई लाइन है। और अब अगर हम मान लें कि ये दो लाइंस पैरेलल नहीं है, सो दैट वो इंटरसेक्ट करेंगी और एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दो नॉन पैरेलल लाइंस एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये हॉरिबल एक्सप्रेशन है। ये भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ना मुझे याद रहने वाला है ना किसी और को, बस एक एक्सरसाइज है। इस लाइन की इक्वेशन लिखें, इसकी इक्वेशन लिखें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, जेड बार को एलिमिनेट करें, जेड का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, अगर मैंने ठीक से कॉपी किया हुआ है विकिपीडिया से। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ याद रखें, पर एक बार हाथ चला के ये चीज़ सिद्ध करें, फ़ायदा होगा, चीज़ें सेट होंगी दिमाग में। ओके, सो लास्ट में एक क्वेश्चन जेई का क्या दिया हुआ है कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं नॉन ज़ीरो। तो ये नोटेशन से ऐसी भ्रांति हो सकती है कि ये रियल नंबर है या ये तीनों रियल नंबर, ऐसा कुछ नहीं। ये तीनों ही केवल नॉन ज़ीरो दिया हुआ है, बाकी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, रियल नंबर नहीं दिए हुए हैं, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और एल एक सेट है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगेन ये देख के ऐसा कुछ लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन जैसी चीज़ है, पर ये नहीं, स्ट्रेट लाइन जैसी चीज़ नहीं है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू जेड बार प्लस आर इक्वल ज़ीरो। एटलीस्ट एक फॉर्म ये होता है जिसमें आर इज़ अ रियल नंबर एंड डब्ल्यू इज़ एनी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वो फॉर्म नहीं है, ये तो कुछ भी है। एस टी और आर तो कोई भी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आर रियल नंबर दिया भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये बस कोई सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ओके, और पूछा गया है कि कौन से ये ऑप्शन इसमें से करेक्ट हैं। तो पहला बोल रहा है कि अगर एल में एग्जैक्टली एक एलिमेंट है, यानी ये जो सेट है एल, इसमें एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो क्या ये बात सही है कि एस और टी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो सकता। ओके, तो लेट्स सी इज दैट करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सो दिस इज फॉर ए पार्ट। ए पार्ट हम डिसाइड करना चाहते हैं ट्रू है कि नहीं। तो अस्यूम करते हैं ए इज़ फॉल्स। मैं प्रूव करना चाहता हूँ ए ट्रू है, अस्यूम ए इज़ फॉल्स, या वैसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, अस्यूम कि ये बराबर है। अस्यूम मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी, और अंडर दिस अजम्पशन अगर हम शो कर दें कि एल में एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। क्यों? अगर ऑप्शन ए ट्रू नहीं है तो इसका मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एल में एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो तो मॉड एस इज इक्वल टू मॉड एस इज डिफरेंट फ्रॉम मॉड टी। ऑप्शन ए बस यही तो कह रहा है कि अगर एल में एग्जैक्टली एक एलिमेंट है देन मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी। तो अगर ए को फॉल्स मान लें तो उसका क्या मतलब होगा कि ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है एस टी और आर का जिसमें एल में एग्जैक्टली एक एलिमेंट भी है और मॉड एस और मॉड टी बराबर भी हैं। ठीक है, तो ए हाँ, सो ठीक है, सो मैं कॉन्ट्रडिक्शन से ही करता हूँ, सबसे सरल वही है। तो अस्यूम ए इज़ फॉल्स एंड देखते हैं क्या होता है। तो अस्यूम ए इज़ फॉल्स, assume A is false, then there exist non-zero complex numbers S, T and R। अगर A false है तो ऐसे non-zero complex S, T, R exist करते हैं such that ये जो सेट है this has size 1, has exactly one element and mod S is equal to mod T। अगर A को false माने तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम कॉन्ट्रडिक्शन ले आए तो A नेसेसरली ट्रू हो जाएगा। A को false माना और अगर हम अब कॉन्ट्रडिक्शन कहीं से ले आए तो A ट्रू हो जाएगा। ओके, तो मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी का क्या मतलब हो गया? सो से कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ।
ब्लू ले लेते हैं, से s is equal to, yeah, even before that, say mod s is equal to mod t is equal to some alpha. Of course this is a positive real number, या नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज s और t नॉन ज़ीरो हैं, एंड s इज इक्वल टू अल्फा सिस थीटा, या इतना एल्जेब्रा नहीं, मैं ज्योमेट्रिकली समझा देता हूँ। तो सपोज ऐसा हो गया, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो, मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी तो मेरा जो एस है वो ऐसा है और टी कुछ ऐसा हो सकता है, और एक्स एक्सिस यहाँ पे ऐसी हो सकती है, दिस इज़ द रियल एक्सिस, दिस इज़ द इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, और एस और टी का मैग्नीट्यूड बराबर है, फिगर में शायद दिख नहीं रहा वैसा, एक सर्कल बना देता हूँ, दिस कुड बी एस एंड दैट कुड बी टी। क्या करूँगा कि इस पूरी चीज़ को रोटेट करके अगर मैं ऐसा कर दूँ कि एस और टी एक दूसरे के कॉन्जुगेट के जैसे दिखने लगे, तो मैं थोड़ा सा अपना स्ट्रेट लाइन का नॉलेज शायद यूज़ कर पाऊँगा। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स, तो वॉट एवर इज़ दिस, इन दोनों के बीच एंगल कुछ हो सकता है, वॉट एवर दैट माइट बी, लेट्स कॉल दैट, लेट्स कॉल दिस एज थीटा एंड दिस एज फाई। तो मुझे क्या करना है कि इस पूरी चीज़ को इतने एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर ये मैंने कर दिया तो एस और टी रियल एक्सिस से एकदम मतलब बराबर एंगल पे आ जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो आफ्टर रोटेटिंग बाय दिस एंगल थीटा प्लस फाई बाई 2, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि लेट कंसिडर सिस माइनस थीटा माइनस फाई बाई 2 एस प्लस सिस, नोटेशन में थोड़ा जगह की कमी पड़ जा रही है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, कॉल दैट गामा इज सिस माइनस थीटा माइनस फाई बाई 2, जहाँ पे व्हाट इज थीटा एंड व्हाट इज फाई, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ एस एंड थीटा प्लस फाई इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ टी, और गामा मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है, इसको रीराइट कर रहा हूँ, दिस इज गामा बार एस जेड प्लस, यानी गामा बार नहीं, गामा ही है, ठीक है, मैं इसको सिस थीटा प्लस फाई बाई 2 ही कर देता हूँ। तो अगर किसी चीज़ को गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थीटा प्लस फाई बाई 2 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी, पर मुझे इस पूरी चीज़ को क्लॉकवाइज रोटेट करना है थीटा प्लस फाई बाई 2 से, तो यहाँ गामा बार लगा दिया। तो गामा बार एस जेड प्लस गामा बार टी प्लस गामा बार आर इज इक्वल टू 0, करेक्ट। पर पॉइंट अब ये है कि ये और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, राइट। मैंने किया ही ये पूरा काम ही इसलिए किया कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स बन जाए। तो कॉल दिस डब्ल्यू, या रादर ज़्यादा बेटर होगा कॉल दिस डब्ल्यू, देन द अदर वन इज डब्ल्यू बार, तो इसको मैं डब्ल्यू बोलूँगा। सो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज सेम एज डब्ल्यू बार जेड प्लस डब्ल्यू जेड बार प्लस सम गार्बेज इज 0, राइट। पर मुझे पता है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं और इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं। एक नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने में कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं जाएगा। तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं और इसके जो सॉल्यूशंस एग्जैक्टली सेम है, पर इसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है कि एल में एटलीस्ट एग्जैक्टली एक एलिमेंट है, तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है ही सही। तो इसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये अपने आप ही एक रियल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो रियल नंबर डेफिनेटली है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए ये एक रियल नंबर है, राइट। तो ये भी रियल नंबर है। सो दिस इज सम रियल नंबर, उसको मैं कैपिटल R बोल देता हूँ।
सो दिस थिंग इज कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं बोल सकता क्योंकि ऑलरेडी वो नोटेशन में है। पर इसके जो सोल्यूशन है और इसके जो सोल्यूशन है एग्जैक्टली सेम है। ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आर इज अ रियल नंबर, डब्ल्यू इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। पर स्ट्रेट लाइन में तो इनफाइनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो इसके भी जो सेट ऑफ सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। हमने माना था कि इसका एग्जैक्टली एक सोल्यूशन है, पर हमने कंक्लूड क्या किया कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ऑलराइट, आई होप ये आर्ग्यूमेंट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट है, पर अब पता नहीं है खो गया होगा कहीं इस लिखने में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन बी, अब ये क्या बोलता है कि इफ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। अब पिछली रीजनिंग से ऐसा लग रहा होगा कि हमने यही तो प्रूव किया कि इफ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी देन एल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। ये तो प्रूव किया था कि जब मॉड एस और मॉड टी बराबर हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एंड सो ऑन, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं, बट रोटेट करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसा बना सकते हैं। नहीं, थोड़ी सी सटलिटी है। इफ मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी एंड अस्यूमिंग कि एल हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तब हम बोल सकते हैं कि एल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। पिछला आर्ग्यूमेंट ये था, मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी एंड अस्यूमिंग कि एल में एटलीस्ट एक पॉइंट है, तब आप ये ज़रूर बोल सकते हो एल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। पर सिर्फ ये दिया हुआ है कि मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या सिर्फ उतने से हम ये कह सकते हैं कि एल हैज़ इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। और पिछला सोल्यूशन अगर ठीक से फॉलो किया तो ये इमीडिएट आपको एक काउंटर एग्जांपल मिलेगा इस चीज़ का। तो क्या करें, एस को 1 ले लीजिए, टी को 1 ले लीजिए और आर को आयोटा ले लीजिए। तो जो इक्वेशन है, जो एल है, तो मॉड एस इज इक्वल टू मॉड टी तो हो ही गया क्योंकि एस और टी दोनों बराबर ही हैं। पर ये जो इक्वेशन है फिर क्या बनेगी, दिस इक्वेशन बिकम्स, ये क्या लिखा हुआ है, जेड है ये, दिस इक्वेशन इज जेड प्लस जेड बार प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। क्लियरली दिस इज नॉनसेंस, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नॉनसेंस नहीं है ये, पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये एक रियल नंबर है और ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो ये तो क्लियरली नॉन ज़ीरो होगा। तो इस एग्जाम्पल में एल एम्प्टी सेट है, इनफाइनाइट तो छोड़ो, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट भी नहीं है। तो बी इज फॉल्स, काउंटर एग्जाम्पल है बी का, बी इज फॉल्स। अब सी देखते हैं। सी बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इंटरसेक्शन इज एट मोस्ट 2। एल में कुछ पॉइंट्स हैं, वो कुछ अजीब सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं एल में जो पॉइंट्स हैं। फर्दर एक और कंस्ट्रेंट लगा दें तो सी ऑप्शन कह रहा है कि एट मोस्ट 2 सोल्यूशंस मिलेंगे। लेट्स सी कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ट्रू होना चाहिए। तो एक बार मैंने इस पर विचार किया था, तो ये जो चीज़ है, ये इक्वेशन, ये -1 प्लस आयोटा जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन है, तो -1 प्लस आयोटा या रादर 1 माइनस आयोटा को मैं ए बोल देता हूँ। सो दिस इज सेम एज z माइनस ए पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, चलो ए बोल देता हूँ। z माइनस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, वेयर व्हाट इज ए इज़ 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये गंदा सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे नहीं झेलना नहीं है। ए इज़ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जस्ट नोटेशन ही चेंज करी और कुछ नहीं। तो दिस इज सेम एज स्क्वायर बोथ साइड, और लेफ्ट साइड फिर बन जाएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस ए, बार लग गए हैं तो मन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जेड या ए बार जेड माइनस ए जेड बार प्लस मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, या मॉड जेड स्क्वायर को मैं जेड बार ही लिखता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन हमारे पास है ये, क्योंकि हम क्या हम इस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं ये जानना चाह रहे हैं। तो इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, वो एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, एग्जैक्टली वो एलिमेंट्स। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूशंस नहीं आ जाएंगे, क्योंकि
मैग्नीट्यूड इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर, उसको स्क्वायर करके अगर आप कुछ कर रहे हो तो नए सोल्यूशंस वहाँ से पैदा नहीं होंगे। तो ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और एल वाले कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो एल वाले कौन से हैं, वो हैं एल एस जेड प्लस टी जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0। हमें देखना है कि वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इन दोनों को साथ में सेटिस्फाई करते हैं। वो क्या दो से ज़्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे हम, जेड बार का एक्सप्रेशन जेड के टर्म्स में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें मिला कि जेड बार इज माइनस आर माइनस एस जेड डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, टी इज़ नॉन जीरो, सो ये सब हम कर सकते हैं। और ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये जो एक्सप्रेशन मिला जेड बार का वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये जो चीज़ है ये क्या बनेगी, this left side will be a degree 2 polynomial in Z and right side is a constant, so the whole thing is just a polynomial equation of degree 2। तो इनके जो कॉमन सॉल्यूशंस हैं they will be roots of each कॉमन सॉल्यूशन। इसका और इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन पकड़ेंगे वो एक डिग्री 2 पॉलिनॉमियल का रूट होगा, राइट? क्योंकि अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन है तो वो इस सब्सटीट्यूटेड, ये जो सब्सटीट्यूट करने के बाद जो पॉलिनॉमियल मिलेगा उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एनी कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन सेटिस्फाइज अ डिग्री 2 पॉलिनॉमियल, बट डिग्री 2 पॉलिनॉमियल के तो एट मोस्ट 2 रूट्स हो सकते हैं, एंड देयरफॉर दिस इज ट्रू। कोई भी कॉमन सोल्यूशन एक डिग्री 2 पॉलिनॉमियल का रूट है तो 2 से ज़्यादा तो सोल्यूशंस फिर नहीं है। सो दिस इज ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, एंड नाउ फॉर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो खैर ये सवाल बाकी सवालों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि इफ एल हैज़ मोर देन वन एलिमेंट देन एल हैज़ इन्फाइनेटली मेनी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स। तो ये ट्रू है, पर काफ़ी इसका अच्छा सा प्रूफ है। बड़ी सीधी सी बात है, पर ये आइडिया शायद इतना एक्सप्लोर्ड नहीं होता है हाई स्कूल लेवल पे। तो बड़ी सीधी सी बात है, मान लेते हैं कोई दो सोल्यूशंस हैं, कॉल देम Z0 कोई सोल्यूशन है और Z1 कोई सोल्यूशन है। ठीक है, तो जस्ट चेक कि Z0 प्लस लैम्डा Z0 प्लस 1 माइनस लैम्डा Z0 1 माइनस लैम्डा Z1 इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। क्या है, बस मैं ये रहा हूँ कि अगर Z0 एक सोल्यूशन आ गया और Z1 एक सोल्यूशन आ गया तो इस लाइन पे जो भी और कोई पॉइंट है वो भी एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेसिक अलजेब्रा, इसमें कुछ नहीं, मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कर्म बस ये रहे कि ये जो इक्वेशन है इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको 1 माइनस लैम्डा से। ठीक है, और फिर जब ऐड करेंगे तो आर तो वही का वही रह जाएगा, लैम्डा टाइम्स आर, और 1 माइनस लैम्डा टाइम्स आर को जब जोड़ेंगे तो आर ही मिलेगा, और ये एस कॉमन निकल के आ जाएगा, अंदर ये चीज़ बचेगी, ये टी कॉमन निकल कर के आ जाएगा, अंदर इस चीज़ का बार मिलेगा, और सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो अ सोल्यूशन। और लैम्डा जैसे जैसे वेरी करेंगे वो एग्जैक्टली वो ये लाइन ही मिल जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब बस यही बोला जा रहा है कि अगर मतलब ठीक है, इस पर ज़्यादा मैं बोलूँगा तो कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। एनीवे, सो आई होप ये क्लियर हो गया कि ये ट्रू है। All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.